गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सेपरेशन ऑफ जो लिक्विड्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था, कवर कर लिया था पूरा का पूरा। आज हम स्टार्ट करेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसके बारे में ज़्यादा कुछ वैसे दिया भी नहीं है आपके इस सिलेबस में। तो ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। एयर के बारे में कह रहा है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लास्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था। उसके लिए जो पूरा सेटअप होता है उसमें सिंपल डिस्टिलेशन जैसा ही पूरा सेटअप होता है, बस उसमें एक फ्रैक्शन हो जाता है जिसमें बीड्स लाइक ग्लास बीड्स होते हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि गैस को ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाए, ताकि वो कूल डाउन होने में उसको ज़्यादा टाइम मिल जाए। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही होता है। आगे कह रहा है, एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो क्या कह रहा है कि अगर एयर को हमें कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कंप्रेस कैसे करेंगे हम? उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा दो। कैसे कह सकते हैं? जैसे जब हम उसकी बात करते हैं बलून्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो बलून में जब हम एयर ब्लो करते हैं तो एक टाइम तक एयर ब्लो करने पे ठीक है फूलता चला जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो और फर्दर नहीं फूलना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि और हम एयर अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो और एयर अंदर उसमें नहीं रहना चाह रहा है। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा है कि नहीं, अब हमें और ज़्यादा फैलना है, हमें और फैलने की जगह चाहिए। तो जब वो जो है बलून जो है और उनको फर्दर अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो बलून फट जाता है। एयर पार्टिकल्स जो होते हैं सारा इतना ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं बलून के सरफेस पे कि वो फट जाता है बलून। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एयर को अगर हम कंप्रेस करना चाहते हैं उसके ऊपर प्रेशर हम बहुत ज़्यादा लगाएंगे। और कह रहा है कि एंड कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो एयर को लिक्विड एयर कैसे हम बनाएंगे? उनको कूल करेंगे कैसे? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करना होगा और प्रेशर भी इंक्रीज़ करना होगा। प्रेशर इंक्रीज़ करने पे जो है एयर थोड़ा सा ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, और उसके बाद फर्दर अगर हम उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ कर देते हैं तो वो लिक्विड एयर के फॉर्म में हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। द लिक्विड एयर इज़ देन अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। Then the different components separate at different heights depending on their different boiling points। ठीक है, तो वही है कि हम सेपरेशन टेक्निक में सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम प्रेशर बहुत ज़्यादा देंगे ताकि वो कंप्रेस हो जाए एयर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं ताकि वो एयर जो है लिक्विड एयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जब वो लिक्विड एयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अब हमें पता है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था उसमें तो हम लिक्विड्स ही जनरली डाल रहे थे, हम एयर कैसे डाल पाएंगे? तो उस केस में हमें एयर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो देन द डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो, इसके लिए हमें याद है ना आपको कि जो भी वो सेटअप था उस सेटअप में एक थर्मामीटर ज़रूर दिया हुआ था। थर्मामीटर आपको जो बताता है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, आपको प्रीवियस नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सा गैस किस टेम्परेचर पर बॉयल होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रीवियस नॉलेज होने के बाद आप जो है सेपरेशन टेक्निक का प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाओगे और सक्सेसफुली अपने एक्सपेरिमेंट्स कर पाओगे और इजीली जो है सेपरेट कर पाओगे सारे के सारे एयर पार्टिकल, मतलब जो भी डिफरेंट गैसेस हैं एयर में जो मिक्स्ड हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक कैस्केडेड फॉर्म में दिया हुआ है। पहले एयर को क्या किया गया है? कंप्रेस एंड कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो पहले तो कंप्रेस किया जाता है, फिर कंप्रेस करने के बाद उसको कूल किया जाता है। कूल करने पे क्या होता है, वो लिक्विड एयर के फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं। तो लिक्विड एयर के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में नीचे जो है वो हम जलाते हैं, कुछ आग वाग लगाते हैं, लैंप वगैरह होता है। ठीक है, तो उससे जो है धीरे धीरे करके उसकी वजह से हीट इसको मिलने लगता है, और जिसको मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जिसका सबसे पहले आ गया वो सबसे पहले उड़ गया। फिर उसके बाद उसको हमने किसी कंटेनर में जो है कलेक्ट कर लिया, फिर उसका दूसरे फिर जो टेम्परेचर और इंक्रीज़ होगा तो जो दूसरा गैस होगा
उसका जब बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वो उड़ने लगेगा। तो ऐसे करके पूरा का पूरा प्रोसेस हो पाता है और इसी से हम सारे के सारे गैसेस को सेपरेट कर पाते हैं। तो आई होप ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑक्सीजन का दिया हुआ 183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन इज़ एट 186 डिग्री सेल्सियस एंड नाइट्रोजन इज़ 196 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना होगा। देखो जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई भी डेटा दिया हुआ है, वो डेटा आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो आपके बेनिफिट के लिए होता है और इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है वहाँ पे डेटा बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछता है। वो ये चेक करना चाहता है कि आप लोग जो है बस कंसेप्ट्स पे ही ध्यान देते हो या फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं, इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं, उनको भी आप याद रखते हो या नहीं रखते हो। तो इसीलिए इस तरह के जब भी आपको डेटा मिले तो आप डेटा को ज़रूर याद करने की कोशिश करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि क्रिस्टल के फॉर्म में हम किसी एक ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसके बाद क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल के फॉर्म में किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम कन्वर्ट कर पाएँ। तो उसके बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्रिस्टल के फॉर्म में हम प्योर सॉलिड, क्रिस्टल जो है एक तरीके से प्योर सॉलिड फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का, ऐसे बोल सकते हैं हम। सब्सटेंस बोलना थोड़ा सा गलत होगा। किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन अगर प्योर फॉर्म में है तो उसका हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो जो भी वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो जो भी क्रिस्टल हमें मिलेगा वो एक प्योर सॉलिड हमें मिलेगा, ठीक है, जिसमें कोई किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल, बाय क्रिस्टलाइजेशन वी कैन ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स अगर हमें चाहिए होंगे तो वो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करके। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है, इसका वो एक्टिविटी एक तरीके से दिया हुआ है। डिज़ोल्व अबाउट 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़। फ़िल्टर कैसे करते हैं, फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं हम। फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं, हम उसके ऊपर फ़नल के ऊपर रखते हैं और एक जार से, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम जो है उस सॉल्यूशन को डालने की कोशिश करते हैं फ़िल्टर पेपर के थ्रू। और फ़िल्टर पेपर के थ्रू जब सॉल्यूशन जा रहा होता है तो फ़िल्टर पेपर चूँकि पूरा का पूरा कागज़ एक तरीके का है, तो उससे जो भी पानी ड्रिप्स के फॉर्म में ही वो नीचे गिरता है। वो मतलब ये प्रोसेस भी काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो जो एक ऐसे बोल सकते हो आप कि जो फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि दिन भर भी लग सकता है। अगर मान लो एक आधा लीटर अगर या 250 ml आपको सॉल्यूशन एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना है और फ़िल्टर करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच विस्कस द सॉल्यूशन इज़, मतलब उसकी विस्कोसिटी कितना ज़्यादा थिक है वो सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा पतला है वो सॉल्यूशन तो बहुत जल्दी से हो जाता है सारा प्रोसेस, और अगर थिक ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा सकता है। तो कह रहा है कि फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़, देन इवेपोरेट द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चाइना डिश आपने देखा ही होगा, वो कुछ ऐसे प्लेट टाइप का ही कुछ होता है, कर्व्ड शेप का, ठीक है, बोल टाइप का आप बोल सकते हो ऐसा। तो इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस करने के लिए बोल रहा है, इन ए चाइना डिश टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर एंड अलाउ इट टू कूल, प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। अब देखो एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह के आपको सॉल्यूशंस वगैरह मिले या उनके पाउडर फॉर्म मिले या फिर क्रिस्टल फॉर्म्स मिले तो उनका कलर भी आप याद रखने की कोशिश करो। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये ब्लू कलर का एक तरीके से है और ये स्काई ब्लू पूरा का पूरा आपको दिख रहा है। कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स होंगे वो स्काई ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारा कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लग रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट। आगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ये मेरे ख्याल से लास्ट अपने पूरे चैप्टर को हम ख़त्म करने की तरफ बढ़े हुए हैं। अब मुझे लगता है ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। तो प्योर सब्सटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स,
दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये हम मेरे ख्याल से रिवाइज ही तरीके से कर रहे हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस। एलिमेंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, देयर आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो मेटल्स होते हैं जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल्स में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जो मेटेलॉइड्स होते हैं उसमें कुछ मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, दे हैव लस्टर, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये सारा का सारा आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, तो इसमें ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि जो आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है आपके साथ में। इसमें लस्टर होता है, शाइन होता है, ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सोनोरस। इनके एग्जांपल्स हैं आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एट्सेट्रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, they do not have luster, they are non-malleable or ductile, they are poor conductors of heat and electricity, they are non-sonorous. Example: hydrogen, oxygen, nitrogen, iodine, carbon, sulfur, phosphorus, etc. Properties of metalloids, metalloids are elements which show some properties of metal and some properties of non-metals. ये सारा का सारा अभी बस ब्रीफली आप जान लो, बाकी हम आगे आने वाली क्लासेस में इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी कवर हो गया हमारा। उसके बाद कंपाउंड्स के बारे में क्या कह रहा है कि अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो इसमें जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एक फ़िक्स रेशियो में एक दूसरे से जो है जुड़े हुए होते हैं। इसको हमने डिस्कस भी किया था, जैसे वाटर का एग्जांपल ले सकते हो। इसमें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो वो जो है एक वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक वो है, मतलब एक स्पेसिफिक इनका वो है रेशियो है। इन रेशियो में ही ये होता है, ऐसा नहीं कि कहीं पे हाइड्रोजन का 1.5 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन को 1 मॉलिक्यूल होगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो फिक्स रेशियो में होता है, तभी ये वो एक पर्टिकुलर टाइप का नया कंपाउंड बना पाते हैं। उसका एग्जांपल है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट, आयरन, सल्फाइड। एक काम आप लोग होमवर्क में ले सकते हो कि शुगर का आपको फार्मूला बताना है, लिखना है केमिकल फार्मूला सॉल्ट का और आयरन सल्फेट का। ठीक है, ये आपका होमवर्क साथ में आप ले लेना। आगे डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर एंड कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? पहला, इट इज़ मिक्सचर इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर। कंपाउंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो मिक्सचर कंपाउंड में यही एक तो ये मेन डिफरेंस है। सेकेंड वन इज़ द कंपोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन एनी रेशियो। ये किसी भी रेशियो में अगर वो होते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर भी वो एग्जिस्ट करेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड इज़ इन अ फिक्स रेशियो। तो ये कंपाउंड कर देना, कंपोनेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ये गलत कर दो, इसको सही कर देना, कंपाउंड लिखा हुआ है। थर्ड वन इज़ मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट्स। इसमें जो कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे कंपोनेंट्स का भी ये नेचर शो करते हैं। और कंपाउंड्स के बारे में कह रहा है इट्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये एक मेन खास डिफरेंस, ये वैसे हमने सारा कुछ डिस्कस किया हो तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। फोर्थ वन इज़ द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स इन कंपाउंड्स। ये भी सारा का सारा कवर हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें मास परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता रहना चाहिए। फिर मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर की तरफ होता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिक्स होता है, दोनों को ऐड करते हैं तब होता है इंटू 100। ठीक है, ऐसे वॉल्यूम परसेंट भी आप निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ इट कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसके साथ में आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और इसके जो आपका अगला वाला सेशन होने वाला है 11 बजे वाला, तो 11 बजे आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है, तो 11 बजे मेरी तरफ से अभी कोई सा भी कंटेंट नहीं जाएगा।
आपको जो है होमवर्क में एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करना, और आप कोशिश किया करो कि जो एक्टिविटीज़ दिया हुआ हो उनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, उनके बारे में थोड़ा सा थॉट्स अपने दिया करो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे हम एक नए चैप्टर के साथ जो है स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।